हेलो व्यूअर्स, गुड आफ्टरनून। मैं शाहिद जुपिटर क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो भाई आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस इन परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है। अब ये परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है? तो परफेक्ट कंपटीशन इज एक्चुअली ए फॉर्म ऑफ मार्केट। ये एक तरह से एक मार्केट की फॉर्म है जिसमें क्या होता है, जिसमें बहुत सारे प्रोड्यूसर्स होते हैं जो होमोजीनियस प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, यानी एक जैसा ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड द सेलर्स आर प्रोड्यूसिंग द सेम प्रोडक्ट, okay, which is even the close substitute of each other. They are producing the same product. Since they are producing the same product and they are large in number, they don't have any control over the prices. The price is determined by the industry, and all the firms that exist in that particular industry have to follow that particular price. Okay. अब क्या है कि जैसे जैसे हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था कि हम मोनोपोली में दो अप्रोचेस का इस्तेमाल करते हैं इक्विलिब्रियम को स्टडी करने के लिए। तो उसी तरीके से हम प्रोड्यूसर का जो इक्विलिब्रियम परफेक्ट कंपटीशन में हम बनाते हैं, उसको भी हम लोग जो है दो अप्रोचेस के थ्रू स्टडी करते हैं। एक आ गई टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट अप्रोच, और मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। ये जो टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट अप्रोच है ना, ये सेम है जैसे जैसे हमने वहाँ पे क्या कहते हैं मोनोपोली में स्टडी किया था इसको, उसी तरीके से परफेक्ट कंपटीशन में भी टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू अप्रोच सेम ही कहती है। टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू अप्रोच यही कहती है कि भाई एक हमारा जो प्रोड्यूसर है वो इक्विलिब्रियम पे कब होगा, जब उसका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम होगा। और उसका प्रॉफिट मैक्सिमम कब होगा, जब उसकी टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट में जो डिफरेंस है सबसे ज्यादा होगा। समझ आ गई? टोटल रेवेन्यू मींस उसकी जो कमाई या टोटल कॉस्ट में जो उसको खर्चा आया है उस चीज को प्रोड्यूस करने में। ठीक है। तो जब इन दो के बीच में सबसे ज्यादा उसको क्या कहते हैं डिफरेंस आएगा, उस वक्त वो इक्विलिब्रियम अटेन करेगा। ठीक है। तो इसीलिए हम आज इसको छेड़ेंगे ही नहीं, मैं सीधा आ जाता हूं मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच के मुद्दे पर। ठीक है। अब क्या है मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू अप्रोच में थोड़ा सा डिफरेंस है जो हमने मोनोपोली में स्टडी किया था। अगर आपको याद होगा तो मोनोपोली में हमने जो मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट कर्व्स जो है वो ऐसे ड्रा की थी। ये आ गई आपकी मार्जिनल रेवेन्यू और ये आ गई आपकी मार्जिनल कॉस्ट। इनको हमने कुछ इस तरीके से, नहीं, एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट कर्व, इस तरीके से कुछ हमने इनको ड्रॉ किया था। लेकिन लेकिन आपका जो परफेक्ट कंपटीशन है उसमें आपका मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल और एवरेज रेवेन्यू कॉस्ट कर्व जो है वो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। वो इसलिए क्योंकि जैसे मैंने अभी ऊपर कहा कि परफेक्ट कंपटीशन में जो हमारा प्रोड्यूसर होता है उसका प्राइसेस पे कोई कंट्रोल नहीं होता है। क्या प्राइसेस पे उसका कोई कंट्रोल नहीं होता है, इसलिए उसे चीज उसी प्राइस पे बेचनी होती है जो प्राइस प्रिवेल कर रहा होता है मार्केट में। यानी वो अपनी हर एक चीज को क्या करता है, प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस पर ही बेचता है। इस वजह से उसका जो मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू है वो दोनों के दोनों क्या है, सेम है। ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू अप्रोच जो मोनोपोली में हमने स्टडी किया था और परफेक्ट कंपटीशन में हमने स्टडी करने जा रहे हैं हम। अब देखो, जैसे मैंने कल बताया था कि दो कंडीशंस हमें फुलफिल करनी होती हैं मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू अप्रोच के तहत। एक तो ये कि मार्जिनल कॉस्ट जो है वो मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होना चाहिए, यानी जितनी मुझे कॉस्ट आई है एक चीज को बनाने में, मार्जिनल कॉस्ट वो मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होनी है। मार्जिनल कॉस्ट मींस द एडिशनल कॉस्ट दैट हैज बीन इनकर्ड ऑन प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट ऑफ अ गुड, एंड मार्जिनल रेवेन्यू इज एक्चुअली द एडिशनल रेवेन्यू दैट हैज बीन अर्नड बाय सेलिंग एन एडिशनल आउटपुट ऑफ अ प्रोडक्ट। ठीक है, ये बात याद रखना। और दूसरी ये एक कंडीशन ये कि मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू बराबर होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन ये कि मार्जिनल कर्व मस्ट बी राइजिंग एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है ना वो राइज कर रही होनी चाहिए इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, ये बात याद रखना। ठीक है। हमने अगर याद होगा आपको कि हमने मोनोपोली में क्या पढ़ा था कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को नीचे से कट करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है जहाँ पर इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा वहाँ पे ये राइज कर रही होनी चाहिए। समझ आ गई? अच्छा, अब हम सीधा आते हैं यहाँ डायग्राम पे। अब देखो डायग्राम के जरिए क्या है, जैसे मैंने कल बताया था आपको कि मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू के तहत हमारे तीन इक्विलिब्रियम बनते हैं। एक प्रॉफिट के साथ,
एबनॉर्मल प्रॉफिट के साथ बनता है, एक एबनॉर्मल लॉसेस के साथ बनता है और एक नॉर्मल प्रॉफिट के साथ बनता है। तो उसी तरह से आपका जो आपकी जो जो परफेक्ट कंपटीशन वाला जो प्रोड्यूसर है उसके भी तीन इक्विलिब्रियम्स बनते हैं। एक एक बनता है क्या कहते हैं उसको, एबनॉर्मल प्रॉफिट के साथ, एक बनता है नॉर्मल प्रॉफिट के साथ और एक बनता है एबनॉर्मल लॉसेस के साथ। ठीक है, तो तो ये जो हम इक्विलिब्रियम स्टडी करने जा रहे हैं, इट इज एक्चुअली द शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, शॉर्ट रन क्या होता है? शॉर्ट रन एक टाइम पीरियड होता है जिसमें आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो है वेरी नहीं कर सकते हो, चेंज नहीं कर सकते हो। फिर आता है लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को चेंज कर सकते हो, जो फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपके हैं आप उनको चेंज कर सकते हो। समझ आ गई? तो हम ये कर रहे हैं शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम स्टडी। अब देखो ये आगे आपकी एवरेज रेवेन्यू, ये आपकी मार्जिनल रेवेन्यू। अब आप बोल रहे होंगे कि ये दोनों कर्व क्या है? ये जो कर्व है ना, ये मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू कर्व दोनों है, इट कोइंसिडाइज। जब हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं तो एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व का मतलब जो है दोनों एक ही होते हैं, इसलिए ये दोनों कोइंसिडाइज कर रहे हैं और हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस हैं। समझ आ गई? अब क्या है अब देखो, अगर आप देख पा रहे होगे, या आगे आपकी मार्जिनल कॉस्ट करो या आगे आपकी एवरेज कॉस्ट करो। ठीक है, अब देखो हम इस आउटपुट पे क्या कर रहे हैं, हम जो है इस आउटपुट पे ओ एम लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है। हमारा प्रोड्यूसर कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है? ओ एम लेवल ऑफ आउटपुट। और इस ओ एम लेवल ऑफ आउटपुट पे उसको जी एवरेज कास्ट है वो कितनी है? उसकी एवरेज कॉस्ट है एम एफ। देख पा रहे होंगे एम एफ है ना, एम एफ है उसकी एवरेज कॉस्ट। और मार्जिनल कॉस्ट कितनी है? मार्जिनल कॉस्ट है उसकी एम ई। या हमने देखना है उसकी एवरेज कॉस्ट एम एफ है लेकिन उसकी एवरेज और मार्जिनल कॉस्ट कितनी है? एम एफ है, सॉरी मार्जिनल रेवेन्यू, सॉरी उसका जो मार्जिनल कॉस्ट है वो एम एफ है। कितना है? एम एफ है। और उसका जो एवरेज रेवेन्यू है, एवरेज रेवेन्यू ये करो शो करिए, तो ये जो 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 इस लेवल पर हम एवरेज रेवेन्यू का कितना है हमारा, वो है एम ई। तो आप मुझे बताओ कि एम एफ ज्यादा है या एम ई ज्यादा है? ऑब्वियस सी बात है एम एम ई ज्यादा है। किसके बरक्स? एम एफ के बरक्स। इसका मतलब ये है कि हमारा जो रेवेन्यू है, एवरेज रेवेन्यू है, वो एवरेज रेवेन्यू ज्यादा है। एम एफ क्या है? एम ई से कम है। यानी ई एफ के बराबर हमारा प्रोड्यूसर जो है प्रॉफिट कमा रहा है। इसीलिए हमने ये जो एरिया शेड किया हुआ है, पी पी ई एफ एच वाला जो एरिया हमने शेड किया हुआ है, इट एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द प्रॉफिट दैट द प्रोड्यूसर इज अर्निंग एट दिस पर्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट। समझ आ गई? तो हमारा जो प्रोड्यूसर है वो आउट क्या कहते हैं, प्रॉफिट कब कमाएगा? जब उसकी एवरेज रेवेन्यू जो है वो उसकी मार्जिनल रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा होगा। याद रखना क्या होगा? जब उसका एवरेज रेवेन्यू जो है, और आप देख पा रहे होंगे कि हम इस लेवल पर मार्जिनल कॉस्ट करो जो है एवरेज रेवेन्यू करो को कट कर रही है ना, और जो मार्जिनल कॉस्ट करो है वो राइज कर रही है, यहाँ पे कर रही है ना। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे भाई राइज कर रही है ना, इस पॉइंट पर, ई पॉइंट पे कैसे किस तरीके से राइज कर रही है। तो यहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम जो है अटेन हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं इक्विलिब्रियम विद लॉसेस। अब हमारा जो प्रोड्यूसर है वो जरूरी नहीं कि उसे हमेशा ही प्रॉफिट ही हो, उसे कभी कभार लॉसेस भी हो सकते हैं। ठीक है, और उसे लॉस कब होगा? उसे लॉस तब होगा जब उसकी एवरेज रेवेन्यू जो है उसकी एवरेज कॉस्ट से कम है, कम रहा है, खर्चा ज़्यादा है, तो वो लॉसेस इनकर करेगा। तो इसको भी हम स्टडी कर सकते हैं थ्रू डायग्राम। तो ये आगे आपकी एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, ये आगे आपकी मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट कर्व। अब देख पा रहे होंगे कि ओ एम लेवल ऑफ आउटपुट जब प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा था उसको कितना खर्चा आ रहा बनाने में? एम ई उसको खर्चा रहा बनाने में, नहीं सॉरी, एम ई वो कमा रहा है। और खर्चा कितना आ रहा है? क्योंकि ये देखो मार्जिनल कॉस्ट कितना आ रहा है उसको खर्चा आ रहा है एम एफ। कितना खर्चा आ रहा है? एम एफ। तो अगर आप अच्छे से डायग्राम को देखेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि एम ई इज एक्चुअली लेस देन एम एफ। दैट मीन्स द एरिया जो हमने शेड किया हुआ है एच एफ ई पी, इट इज एक्चुअली द लॉस दैट आवर प्रोड्यूसर इज इनकरिंग। ठीक है, ये है। अब देखो हमने ये तो किया, लेकिन शॉर्ट रन मैंने अभी बताया ना आपको कि मैं शॉर्ट रन का इक्विलिब्रियम आपको बता रहा हूं। तो शॉर्ट रन में एक्चुअल में प्रॉब्लम ये रहती है कि द फर्म कैन नीदर एंटर द इंडस्ट्री नॉर कैन दे लीव। मतलब शॉर्ट रन में न फर्म्स किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में एंटर हो सकती हैं, न किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री को लीव कर सकती हैं।
समझ आ गई? तो इसीलिए भले ही हमारी जो फर्म है, भले ही उसको जो लॉस हो रहे हैं, लेकिन वो फिर भी इंडस्ट्री को नहीं छोड़ेगी। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आएगा कि उसे इंडस्ट्री तो छोड़ेगी नहीं वो, बट वो प्रोडक्शन करना बंद कर देगी। और वो वक्त कब आएगा, वो पहले मैं ये समझा दूं आपको। कोई हमारी जो फर्म है वो इंडस्ट्री को लीव क्यों नहीं करेगी। अब क्या होता है, तो इसका जो कंसेप्ट है वो फिक्स्ड कॉस्ट में छुपा हुआ है। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है? कहता है कि हमारा जो प्रोड्यूसर है, भले ही उसको नुकसान हो रहा है, लेकिन वो फिर भी प्रोडक्शन बंद नहीं कर रहा है। और वो फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से, क्योंकि वो देखेगा कि हाँ मुझे तो, अब पहले मैं आपको बता दूं फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है। तो फिक्स्ड कॉस्ट वो खर्चा है जो आप जो आप क्या कहते हैं, उन फैक्टर से प्रोडक्शन पे करते हैं जो फिक्स्ड है शॉर्ट रन में, जिनको आप बढ़ा नहीं सकते। जैसे आपकी बिल्डिंग आ गई, शॉर्ट रन में आप उसे बढ़ा नहीं सकते, मशीनरी आ गई, ठीक है, वगैरह वगैरह। फिर आगे आपकी वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट वो खर्चा जो आप वेरिएबल इनपुट्स पे करते हैं, जैसे लेबर आ गया, आपका रॉ मटेरियल आ गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अब क्या है कि मसला ये है कि प्रोड्यूसर को पता है, अगर मैं प्रोडक्शन बंद कर दूंगा, लेकिन मुझे फिर भी कुछ ना कुछ जो है फिक्स्ड कॉस्ट पे खर्चा आना ही आना है, फिक्स फैक्टर्स पे खर्चा आना ही आना है। जैसे जैसे उसने जो जहां पर वो प्रोडक्शन कर रहा है, तो उसने कोई बिल्डिंग ले रखी होगी, तो उस पर जो रेंट देगा वो देना ही देना है, चाहे वो प्रोडक्शन करे या ना करे। उसने जो मशीनरी लेकर रखी हुई है, उस पे उसको खर्चा आना ही आना है, चाहे वो उससे प्रोडक्शन करे या ना करे। उसके बाद उसने कुछ मैनेजरल स्टाफ भी रखा हुआ है, जैसे जैसे वॉचमैन रखा हुआ है, तो उसको उसने तनख्वाह देनी ही देनी है, चाहे वो क्या कहते हैं प्रोडक्शन करे तो ना करे। इसीलिए वो ये सोचता है कि मैं, अगर मुझे मेरी फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर पैसा वापस आ रहा है, तो मैं प्रोडक्शन क्यों बंद करूं। क्योंकि उसको पता है अगर मैं प्रोडक्शन बंद करूं फिर भी मुझे इतना खर्चा आना, तो जाहिर सी बात है यार, मैं प्रोडक्शन ही करूं, इससे बेहतर तो है मैं प्रोडक्शन करूं, ताकि मुझे जो फिक्स्ड कॉस्ट पे खर्चा आ रहा है वो तो वापस आए। तो इसीलिए जो हमारा जो क्या कहते हैं प्रोड्यूसर है, भले ही उसको लॉसेज हो रहे हैं, बट वो फिर भी प्रोडक्शन बंद नहीं करेगा। समझ आ गई? वो प्रोडक्शन क्यों बंद नहीं करेगा वो मैंने बता दिया आपको। लेकिन लेकिन अगर उसका लॉस उसकी फिक्स्ड कॉस्ट से ज्यादा है, ठीक है, यानी अगर मान लीजिए कि उसको जो फिक्स्ड कॉस्ट, यानी उसको वो प्रोडक्शन करे या ना करे, फिर भी उसको खर्चा जो है 50 रुपये आने वाला है, लेकिन वो जो प्रोडक्शन कर रहा है उसको जो नुकसान हो रहा है वो 100 रुपये का हो रहा है, तो बताएगा यार छोड़ दो, 100 रुपये का नुकसान हो रहा है मुझको। जाहिर सी बात है वो उस वक्त शट डाउन करेगा। तो ये था आपका शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। ठीक है, जो हमने परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में देखने को हमें मिलता है। और कितने तरीके के इक्विलिब्रियम्स बनते हैं, 3 तरह के इक्विलिब्रियम्स बनते हैं। इक्विलिब्रियम विद तो शॉर्ट रन जो है उसमें आपको 2 ही इक्विलिब्रियम्स बनेंगे। ठीक है, एक बनेगा या तो एबनॉर्मल प्रॉफिट के साथ बनेगा या एबनॉर्मल लॉसेस के साथ बनेगा। अब हम कल करेंगे लॉन्ग रन, क्योंकि लॉन्ग रन में आपको नॉर्मल प्रॉफिट आएगा। ठीक है, तो ये था आपका। अगर वीडियो पसंद आया भाई, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब करो, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।